Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 23rd of October 2023। तो गाइज आज है तारीख 23 अक्टूबर 2023 और है मंडे। देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल डिस्कशन को। लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। दोस्तों साथ ही साथ में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज़ GL10। GL10 की फुल फॉर्म है ग्रीज लाइटनिंग 10। अब उस समय पर ये न्यूज़ में होगा, इस वजह से यहाँ पर पूछ लिया गया कि GL10 क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है क्या ये इलेक्ट्रिक प्लेन है जिसको नासा ने टेस्ट किया है, या ऑप्शन नंबर बी ये सोलर पावर 2 सीटर एयरक्राफ्ट है जिसको जापान ने डिज़ाइन किया है, या ऑप्शन नंबर सी ये स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जिसको चाइना ने लॉन्च किया है, या ऑप्शन नंबर डी ये रीयूजेबल रॉकेट है जिसको इसरो ने डिज़ाइन किया है। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। जीएस पेपर नंबर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। दोस्तों ये जो आर्टिकल आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भारत के पहले डीप सी पोर्ट के बारे में। तो डीप सी पोर्ट को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ समझनी होगी कि आखिरकार पोर्ट क्या होता है। जब हम लोग बात करते हैं पोर्ट की यानी कि बंदरगाह है, उस बंदरगाह के अंदर जो मेन काम है वो क्या है। देखो यहाँ से जो जहाज़ हैं वो सामान को अनलोड और लोड कर रहे हैं, यानी कि उन बंदरगाह के माध्यम से व्यापार हो रहा है दूसरे देशों के साथ में, ठीक है। और ये बंदरगाह हमेशा आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे कोस्टल स्टेट्स के अंदर में ये नज़र आता है, ठीक है। तो बंदरगाह का मेन काम क्या है, दुनिया भर के साथ में व्यापार करना, यहाँ पे सामान लेकर आना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, वो सारा काम जो कंटेनर्स में होता है ना, जहाज़ों में उसको लादना, उसको उतारना, ये सारा काम यहाँ पर हमारे बंदरगाह पर चलता रहता है। तो एक देश की टोटल जो ट्रेडिंग इकॉनमी है या फिर आप कह सकते हो उसका जो व्यापार है, उसके लिए उसके पास में जो पोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। अब दोस्तों पोर्ट भी ना अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ होता है मेजर पोर्ट, कुछ होता है माइनर पोर्ट और कुछ होता है डीप सी पोर्ट। तो मेजर पोर्ट भारत के पास में ऑलरेडी 12-13 पोर्ट हैं शायद, है ना। तो मेजर पोर्ट यानी कि बड़े साइज़ के पोर्ट हैं हमारे पास में ऑलरेडी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इतने बड़े पोर्ट होने के बावजूद भी भारत के पास में अभी तक कोई भी डीप सी पोर्ट नहीं है। डीप सी पोर्ट का मतलब अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा, बस खाली अभी थोड़ा ऐसे ही समझने की कोशिश करो। हमारे पास में जो माइनर पोर्ट्स यानी छोटे छोटे बंदरगाह जो हैं वो बहुत सारे हैं। मेजर पोर्ट्स अभी 12-13 हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं, एक फर्स्ट डीप सी पोर्ट को बना रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये डीप सी पोर्ट भारत के पास में अभी तक नहीं था और इसके ना होने की वजह से इंडिया को नुकसान हो रहा था। अगर यहाँ पे वो मान लो बाहर से कोई जहाज़ आना था बहुत बड़े साइज़ का, बहुत बड़े साइज़ का, जिसको हम लोग मदरशिप बोलते हैं, तो वो जहाज़ इंडिया में नहीं आ सकता। इंडिया में स्पेशली यहाँ पर हमारे किसी बंदरगाह पे रुक नहीं सकता, उसको हम किसी बंदरगाह पे डॉक नहीं करवा सकते। और वो फैसिलिटी अब यहाँ पे अवेलेबल हो रही है क्योंकि ये जो विजंजम पोर्ट है ये काफ़ी ज़्यादा रेडी कर दिया गया है। तो एक नया पोर्ट विजंजम पोर्ट यहाँ पर तैयार किया गया है दोस्तों। ये इसी को हम लोग डीप सी पोर्ट बोल रहे हैं। ये कहाँ पर है तो एग्जैक्ट अगर आपको लोकेशन देखनी है तो केरला में है। ये एक छोटा सा मैप देखने को मिलेगा आपको इंडिया का, जस्ट नीचे आपको सदर्न टिप पर ये केरला नज़र आएगा और केरला से जस्ट नीचे यहाँ पर एक जगह है विजंजम, यहीं पर इस पोर्ट को डेवलप किया गया है। ये आप देख पाओगे, ये है विजंजम। इस तरीके से यहाँ पर इस बंदरगाह को बनाया गया है। तो मान लो यहाँ पर ये जो बंदरगाह है ये ना अरेबियन सी के एक्सेस को लेता है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये हमारा अरेबियन सी हो गया। अब मान लो कहीं से जहाज़ आना है तो वो जहाज़ सीधा जो है इस तरीके से आएगा और ऐसे यहाँ पर अंदर चला जाएगा और अंदर जाके यहाँ पर डॉक हो जाएगा। सामान को यहाँ पे कंटेनर लोड करने हैं, अनलोड करने हैं, ये सारा काम यहाँ पे हो सकेगा, ठीक है। तो कहोगे अभी भी ऐसा ही होता था। दोस्तों अभी ना जो जहाज़ आते हैं वो छोटे जहाज़ आते हैं,
हम लोग बात कर रहे हैं मदरशिप की, बड़े जहाज़ की, विशाल जहाज़ की। तो अभी ना रिसेंटली यहाँ पर एक प्रकार का कह सकते हो कि अचीवमेंट भी हमने हासिल किया है। एक जहाज़ है जिसका नाम है ज़ेनहुआ, ठीक है, ZENHUA। तो ज़ेनहुआ 15 नाम का एक जहाज़ है। पता है जहाज़ कितना बड़ा है? एक फुटबॉल फील्ड जो होता है उसको आप डबल कर दो तो 2 फुटबॉल फील्ड के बराबर का यहाँ पर ये जहाज़। इसने यहाँ पर इतिहास रच दिया पिछले सप्ताह, क्योंकि ये जहाज़ आराम से आया और अंदर जाकर यहाँ पर खड़ा हो गया, अंदर जाके रुक गया, जो कि ये फैसिलिटीज़ हमारे पास में नहीं थी। क्योंकि दोस्तों डीप सी पोर्ट का मेन मकसद ये होता है कि जो बंदरगाह होता है ना, देखो यहाँ पर हम लोगों ने सामान चढ़ाना है, इस जहाज़ के ऊपर यहाँ पे उतारना है, मेन काम यहीं पे करना है। तो अंदर जहाज़ पहुँच पाएगा, इसके लिए ये अंदर वाला जो हिस्सा में जो पानी प्रेजेंट है दोस्तों, समुद्र का जो पानी प्रेजेंट है वो गहरा होना चाहिए। अगर वहाँ पे ज़्यादा गहराई है तो आराम से जहाज़ चला जाएगा। और आपको पता है कोस्टल स्टेट में जो बिल्कुल जो किनारा वाला हिस्सा होता है यहाँ पे ज़्यादा गहराई होती नहीं है, ठीक है। तो कहीं कहीं पर नेचुरली इस प्रकार के पोर्ट होते हैं कि यहाँ पे भाई किनारे पर ज़्यादा गहराई है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका में आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ पोर्ट्स ऐसे हैं, ऐसे वो नेचुरल पोर्ट्स होते हैं। यहाँ पर लेकिन आपको गहराई देखने को मिल जाती है नेचुरली, ठीक है। और बहुत ज़्यादा गहराई है जिसके चक्कर में जो हमारा जो बड़े साइज़ का जहाज़ है वो भी आराम से यहाँ पर जा सकता है अंदर और रुक सकता है और वापस आ सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर गहराई है, कितने मीटर की गहराई है? 18 मीटर्स की गहराई है दोस्तों यहाँ पे। और उस 18 मीटर को चाहे तो हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, 20 मीटर तक गहरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जहाज़ आराम से एंट्री कर सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। तो अभी तक क्या हो रहा था दोस्तों? अभी तक पता है क्या होता था? जो बहुत बड़े साइज़ के जहाज़ हुआ करते थे वो अगर सामान ला रहे हैं इंडिया का, तो वो सामान लाते हैं इधर उधर से कहीं से भी अगर लाए तो वो इंडिया में नहीं लाते थे। श्रीलंका में उस प्रकार का पोर्ट है, सिंगापुर में उस प्रकार का पोर्ट है, मलेशिया में उस प्रकार का पोर्ट है। तो इनके बंदरगाह पे रोक देते थे, इनके बंदरगाह पे वो सामान उतार देते थे। अब भारत से छोटे छोटे जहाज़ जाते थे, वो छोटे छोटे जहाज़ यहाँ पे उस सामान को लोड करके वापस इंडिया लेकर आते थे। तो बड़े जहाज़ को डॉक करवाने की फैसिलिटी हमारे पास में नहीं थी। तो अब यहाँ पे पहला इस प्रकार का जो विजनम सी पोर्ट है वो तैयार हो चुका है, जो कि बड़े जहाज़ को भी सीधा डॉक करवा सकता है, वो भी इसी पर्टिकुलर रीजन में। तो जो हमारी डिपेंडेंसी आज के समय पर श्रीलंका के ऊपर और कई सारी कंट्रीज़ के ऊपर में जो निर्भरता है वो आज के समय पर काफ़ी कम हो जाएगी, या कह सकते हो उसको हम लोग ख़त्म ही कर देंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ये जो पोर्ट है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ऊपर से अगर आप कुछ सैटेलाइट इमेजेस वगैरह देखोगे तो ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पे जहाज़ आएगा, सीधा ये देख पाओगे जहाज़ सीधा अंदर जाएगा। ये एक जहाज़ यहाँ पे खड़ा है, सीधा अंदर तक जा सकता है। यहाँ पे देखो ये जहाज़ सारे के सारे खड़े हैं जिस पे सामान लोड अनलोड किया जा रहा है। आपके दिमाग में एक चीज़ और आएगी कि भाई यहाँ पर एक किनारा है, ये तो भर जाएगा धीरे धीरे। यहाँ पर अभी तो गहराई चलो 18 मीटर्स की है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर जो सैंड वगैरह वो आती रहेगी, तो ये जो मतलब इसकी गहराई है वो कम होती हुई चली जाएगी, तब तो परेशानी आएगी। नहीं दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बना रखा है जिससे यहाँ पर जो बाकी डस्ट है या बाकी सारा जो वेस्ट है वो काफ़ी रुक जाएगा। जो गहराई है इसकी वो यहाँ पर ऐसी बनी रहेगी, यानी मेंटेनेंस के ऊपर भी जो ज़्यादा खर्चा है वो यहाँ पर नहीं आने वाला। तो दोस्तों वनडे एग्जामिनेशन के लिए आपने ये पॉइंट्स ध्यान में रखना है। सबसे पहले पोर्ट का नाम ध्यान रखना है। पोर्ट का नाम क्या है? विजंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट। कहाँ पर है? केरला में है, जो विजंजम नाम की जगह है स्पेशली वहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक इंटरनेशनल पोर्ट है और ये भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिप पोर्ट होने वाला है, जो कि यहाँ पर दुनिया भर की कंट्रीज़ के इस प्रकार के पोर्ट को टक्कर देने में काम करेगा। एक मल्टीपर्पज़ सी पोर्ट है, इसको हम अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो कि केरला की सरकार ने यहाँ पर इसको स्टार्ट किया था बहुत पहले ही। 2015 में जो केरला में कांग्रेस की सरकार है उन्होंने यहाँ पर अडानी के साथ में एक जो प्रोजेक्ट है इसको लिंक किया है ना, कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर साइन किया और साइन करने के बाद में इसको डेवलप किया है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी है। दोस्तों जो प्रोजेक्ट है इसको किसने डेवलप किया ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आज के समय पर इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से। इसमें अडानी पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फोकस है, ठीक है। तो यहाँ पर अडानी पोर्ट्स का भी एक इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है ये DPFOT के बेसिस पर तैयार किया गया है। इसका मतलब है डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, ये सारा काम करने के बाद में एट द लास्ट यहाँ पे सरकार को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ये, ठीक है। और कहाँ पर सिचुएटेड है, जैसे मैंने आपको बताया केरला के अंदर में। अगर केरला के अंदर पूछा जाएगा स्पेशली कहाँ पर, तो तिरुवनंतपुरम में ये पोर्ट आपको सिचुएटेड देखने को मिल जाता है। मतलब तिरुवनंतपुरम के जस्ट पास में विजंजम नाम की जो जगह है, विजंजम नाम की, ठीक है, उसी जगह के नाम के ऊपर यहाँ पर इस पोर्ट का नाम जो है वो रख दिया गया है। ओके, आगे आते हैं। अब दूसरा दोस्तों यहाँ पर यह है कि इस प्रकार के जो पोर्ट्स हुआ करते थे, ये कोलंबो, सिंगापुर, दुबई के पोर्ट्स हुआ करते थे, इनकी हेल्प हमको पहले लेनी पड़ती थी। अब वो जो हेल्प है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, वो हेल्प हमको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा जहाज़ इंडिया में एंटर कर सकते हैं।
नाउ दोस्तों यहाँ पर ये जो पोर्ट है इसकी जो नेचुरल डेप्थ है, जैसे मैंने आपको बताया किनारों पर जो गहराई है वो 18 मीटर्स के आसपास है, जिसको आगे बढ़ाकर 20 मीटर्स तक भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ये जो डेप्थ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डेप्थ मैटर करती है बड़े जहाज़ के लिए, क्योंकि बड़ा जहाज़ यहाँ पे अगर गहराई कम होगी तो वहाँ पे नहीं चल पाएगा। गहराई ज़्यादा होनी है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो जहाज़ है वो आराम से फ्लोट कर सके। बड़े जहाज़, जिसको हम लोग मदरशिप के नाम से भी जानते हैं। तो भारत के पास में अब कैपेसिटी हो चुकी है इस प्रकार के जहाज़ को हम लोग लेकर आ सकें। दोस्तों जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा रही है कि लगभग 5,000 के आसपास डायरेक्ट नौकरियाँ जनरेट होंगी, डायरेक्ट जॉब जनरेट होगी। इनडायरेक्ट लोग बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन 5,000 डायरेक्ट जॉब जनरेट होती हुई नजर आएंगी। ये प्रोजेक्ट लगभग 65.46% के आसपास कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यानी आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट को काफ़ी ज़्यादा डिले फेस करना पड़ा, लगातार देरी होती चली गई, क्योंकि ये काम पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन देरी इसलिए हो रही है क्योंकि काफ़ी सारे नेचुरल डिजास्टर फेस करते रहते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर रीजन में। कोस्टल एरियाज़ में कई बार साइक्लोन वगैरह आते हैं। अभी एक और साइक्लोन तैयार हो रहा है, तेज़ साइक्लोन, आपने सुना होगा, चर्चा में है। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, आज के न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल है। ठीक है, काफ़ी बार प्रोटेस्ट हुए हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी थी कि स्पोर्ट को लेकर कई बार प्रोटेस्ट यहाँ पर देखने को मिले। लोग नहीं चाहते थे यहाँ पर इस प्रकार का जो पोर्ट है वो डेवलप हो, यानी तो इस प्रकार के जो इश्यूज़ है वो भी यहाँ पे हमको देखने को मिल गए। दूसरी बात बोली जा रही है कि यहाँ पर ये जो पोर्ट है, वैसे तो अभी जहाज़ वगैरह आ सकते हैं, लेकिन इसको पूरी तरह से ऑफिशियली जो ऑपरेशनलाइज किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा, वो दिसंबर 2024 से किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। तो इंडिया को यहाँ पर डीप वाटर इस प्रकार के पोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भारत के पास में ऑलरेडी मेजर पोर्ट्स हैं, 12 हैं या 13 हैं, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, शायद 13 पोर्ट्स हैं। करेक्ट करना है इसको नीचे कमेंट सेक्शन में कितने हैं। तो यहाँ पे ना हमारे पास में ढेर सारे मेजर पोर्ट्स हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार का जो पोर्ट है उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी थी। क्योंकि मैं आपको एक डेटा बताता हूँ दोस्तों, ये सुनोगे तो कहोगे हाँ बिल्कुल हमारे पास में इस प्रकार का पोर्ट होना चाहिए था। बात है साल 2021-22 की। साल 2021-22 में दोस्तों बहुत सारा सामान आया इंडिया के लिए। अब इंडिया के लिए जो सामान आया था ना, उसमें से बहुत सारा जो सामान है वो इंडिया के बाहरी श्रीलंका और बाकी सारी जगह में यहाँ पर रख दिया गया। अभी कुछ यहाँ पे नंबर्स दिए गए, वो नंबर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बाहर से ही हम लोगों ने यहाँ पर उन सामान को उठाया, अपने फिर छोटे छोटे जहाज़ भेजे, उनको लेकर आए इंडिया के अंदर में, क्योंकि वो बड़े जहाज़ इंडिया में नहीं आ सकते थे। बट अब यहाँ पर अगले साल से पॉसिबिलिटी इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वो हमको देखने को नहीं मिलेगी। समझ गए? चलो आते हैं उसके बाद में आगे। ये आप देख पाओगे, ये अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर सीपोर्ट होता क्या है, तो ये एक ऐसा बंदरगाह होता है जो कि बड़े जहाज़ को हैंडल कर सके और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कार्गो को ट्रांसपोर्ट करवा सके। तो इस प्रकार के यहाँ पर बंदरगाह को बोलते हैं। समझ गए? नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों बात की जा रही है कि जो हमारी आर्मी है वो जल्दी चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस कर देंगे। चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स का यूज़ आज के समय पर हमारी आर्मी कर रही है और बहुत लंबे समय से कर रही है। दोस्तों हमारे पास में ना, मैं आपको बता दूं, यानी हमारी आर्मी के पास में लगभग 190 चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स जो कि सर्विस में हैं, और इनमें से 70% जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो लगभग 30 साल पुराने हो चुके हैं। कितने? 30 ईयर्स ओल्ड हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं। अब बहुत जितना पुराना होती चली जाएगी मशीनरी, उतना ज़्यादा बेकार है, और हम लोग यहाँ पर फिर कहीं ना कहीं लोगों की जो लाइफ है उसके साथ में एक रिस्क ले रहे होंगे। ठीक है, अपनी इंडियन आर्मी की लाइफ के साथ में रिस्क ले रहे होंगे। तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर क्या टारगेट बनाया कि 2027 तक, यानी 2027 तक आने वाले यहाँ पर 4-5 सालों के अंदर में जितने भी हमारे पुराने हेलीकॉप्टर्स हैं इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। इनको रिप्लेस करके नई हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर परचेज़ किए जाएंगे। तो आर्मी ने यहाँ पर इसका जो काम है वो शुरू कर भी दिया है। 2027 तक सारे हेलीकॉप्टर्स हमें हटाने हैं, और इसके बदले में हम क्या यूज़ करेंगे? LUH, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर इनको रिप्लेस कर देगा। और दोस्तों लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की जो बातचीत है, इसको लेकर जो एग्रीमेंट्स है वो पहले से ही हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर नवंबर 2021 के अंदर में जो हमारा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो भी यहाँ पर फोर्सेस है उनके लिए वेपन्स खरीदने का काम इसी का ही है। ठीक है, तो नवंबर 2021 में ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने ऑलरेडी यहाँ पर 12 लिमिटेड जो सीरीज़ प्रोडक्शन है, यानी LUH का, इसी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का यहाँ पे एक एग्रीमेंट, एक अप्रूवल दे दिया है। तो लगभग 1500 करोड़ खर्च करने के बाद में कुछ हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर स्टार्टिंग में लेकर आए जाएंगे आर्मी और एयरफोर्स के लिए, फिर धीरे धीरे इन हेलीकॉप्टर्स की जो संख्याएँ हैं वो यहाँ पर इंक्रीज़ की जाएंगी। ना दोस्तों यहाँ पर ये जो चॉपर हैं, ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर डिज़ाइन करे गए हैं। इसको डिज़ाइन और डेवलप दोनों काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ही किया है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। दूसरी बात यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ये लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हैं इनको लेकर एग्रीमेंट हो चुका है, और एक्सपेक्टेड है इनकी जो डिलीवरी है वो स्टार्ट हो जाएगी दिसंबर 2024 से लेकर जून 2025 के बीच में।
ठीक है, ये अपना आप एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिलेगा और इस कॉन्ट्रैक्ट का जो अंत है वो जनवरी 2024 तक भी हो जाएगा। तो फाइनली हमें आने वाले कुछ 1-2 सालों में यहाँ पर इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स मिल जाएंगे और उसके बाद हम फाइनली जो हमारे पुराने वाले चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स हैं उनको रिप्लेस कर सकेंगे, उनकी जगह हम नए हेलीकॉप्टर्स को ले सकेंगे। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि भैया जितने ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स हैं अभी हमारे पास में, उनमें 70% के आसपास 30 ईयर्स पुराने हैं, 30 साल पुराने हो चुके हैं, जो कि कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा रिस्की माना जा रहा है। आई होप आपको यहाँ पर बात क्लियर हो चुकी है। ये जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हम परचेज़ करेंगे वो इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, यही आप देख पाओगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। ठीक है ना, आगे आते हैं। अब दोस्तों लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के बारे में अगर आपने कुछ लिखना है तो कुछ बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पर यानी कि इस आर्टिकल से, क्योंकि आर्टिकल तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता है, बस खाली न्यूज़ थी, वो न्यूज़ आपने कवर कर ली। उसके बाद यहाँ पर अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह बन जाए तो यहाँ इस डेटा से आप लोग इसको पढ़ सकते हो, ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर क्या है। 3 टन क्लास का यहाँ पर एक न्यू जनरेशन सिंगल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है जिसको हमारे देश की कंपनी ने ही डिज़ाइन किया है, स्पेशली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने वो यहाँ पर मेंशन किया है। ये लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर किसको रिप्लेस करेगा, आपसे क्वेश्चन बन जाए तो बता देना, चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स को यहाँ पर ये रिप्लेस करेगा, जो कि ऑलरेडी हम इन हेलीकॉप्टर्स का यूज़ कर रहे हैं। नाउ इस लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का जो कॉकपिट होता है, जहाँ पर यहाँ पे बैठेंगे आगे पायलट जो इसको चलाएंगे, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट डिस्प्ले सिस्टम के साथ में यहाँ पर बनाया गया है, ऐसा भी बोला जा रहा है। आई होप दोस्तों आपको ये बेहतरीन तरीके से आर्टिकल क्लियर हो चुका है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल आज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, 3-4 बार मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। हर एक चीज़ मैं आपको बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर पेड ग्रुप में आपको क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, डेली करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं दोस्तों। यानी कि आप जब ये पूरा लेक्चर देखते हो तो इस लेक्चर में बहुत से लोग पूछते सर ये जो बैकग्राउंड जो इन्फॉर्मेशन है ये हम लोग को नोट करने में काफ़ी समय लग जाता है, घंटों लग जाते हैं नोट्स बनाने में, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि इस वीडियो के जो बैकग्राउंड, जैसे आर्टिकल पढ़ लिया, आर्टिकल का जो बैकग्राउंड डेटा होता है दोस्तों, उसको हम लोग यहाँ पे एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड करवाते हैं। वो जो पीडीएफ होता है वो प्रिंटेबल फॉर्म का होता है, यानी चाहो तो आप लोग उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। और दूसरी चीज़, वो पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। आप ये काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको रोज़ रोज़ करना पड़ेगा, आपको डेली बेसिस पे ये काम करके दिया जाता है, बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया जाता है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि ये सारे के सारे पीडीएफ्स एक जगह पे स्टोर करवा दिए जाते हैं, यानी वो जो ग्रुप में आप ऐड हो गए तो उस ग्रुप में सारी चीज़ें सिक्योरली स्टोर होंगी, कहीं पर भी आपका जो मटेरियल है वो इधर उधर नहीं हो सकता। सारा कंटेंट डेट वाइज पड़ा हुआ है, ठीक है, आप किसी भी डेट का कंटेंट ओपन कर सकते हो, किसी भी डेट का। और ऐसा नहीं है अगर आप आज ज्वाइन करोगे तो आपका कंटेंट पिछला भी मिलेगा, जून से मिलेगा, जो पीडीएफ डाउनलोड करने वाले हैं वो जून से मिल जाएंगे, और अगर आपको नोट्स के फॉर्म में कंटेंट चाहिए वो और पहले का ही मिल जाएगा। वो सारी चीज़ें ग्रुप में ऑलरेडी अवेलेबल करवा रखी हैं, ठीक है। तो आप सीधा किसी भी तारीख का पीडीएफ डाउनलोड करो, पढ़ो और डिलीट कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आप उस ग्रुप में कई बार डाउनलोड कर सकते हो, सारे के सारे सिक्योरिटी के साथ में एक्सेस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, यहाँ पर इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी अमाउंट है वो पेमेंट बहुत ही जस्ट मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। यानी कह सकते हो जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में उस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो, जो भी उसमें बेनिफिट्स मिलेंगे वो सारे के सारे एक्सेस करते रहना। और बाकी अगर आपने इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप का एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ या मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है, कुछ भी बता देना। वहाँ पे आपको पेमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा कि आप लोग चेक कर सको कि आखिरकार उस पर्टिकुलर जगह पर आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में आप जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नाउ आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेक श्योर करना है यार, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। और आजकल यहाँ पे बहुत कम लोग ही हैं जो कि यहाँ पर वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देते हैं। तो हमारा एक टारगेट होता है यार 5000 प्लस लाइक्स का, प्लीज़ आप इसको सपोर्ट कर सकते हो और इस टारगेट को पूरा करना है सभी लोगों ने। नाउ साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे साथ में चाहते हो इंस्टाग्राम पे जुड़ना तो पर्सनली मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। वहाँ पे जाओगे, दीपा यादव एजुकेशन लिखोगे, ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स जुड़ चुके हैं। now आते हैं वापस से टॉपिक पर। तो ये आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में मेंशन्ड है, तेज TEJ। ये जो 3 शब्द है ना, सॉरी ये 3 स्पेलिंग वाले यहाँ पर आपको जो ये 3 वर्ड्स वाला जो ये पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाता है स्पेलिंग तेज, आने वाले समय पर बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है। तेज क्या है?
तेज दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक साइक्लोन, एक बहुत ही खतरनाक चक्रवात जो है वो अरेबियन सी में बन रहा है। और इसका खतरा येमेन नाम के देश के ऊपर है और वेस्ट बंगाल में भी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये जुड़वा साइक्लोन बन रहे हैं अरेबियन सी में भी और बे ऑफ बंगाल में भी। तो अभी यहाँ पर ये तैयार हो रहा है साइक्लोन धीरे धीरे। इसकी जो मतलब इंडिकेशन है वो दिखनी स्टार्ट हो चुकी है। अलर्ट वगैरह जारी कर दिया है। केरला के लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो समुद्र के किनारे हैं, वहाँ पर येलो अलर्ट जारी कर दिया है कि ताकि जो लोग हैं वो यहाँ पे सतर्क रहें। और केरला में आने वाले समय पर कोई बहुत ज़्यादा तगड़ी बारिश भी होने वाली है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। लेकिन एक एक करके समझना यहाँ पर सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले जो ये वेरी सीवर साइक्लोन है दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं चक्रवात की या साइक्लोन की, तो उसमें कई सारी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। सीवर, वेरी सीवर, ऐसी कई सारी कैटेगरीज होती हैं। वेरी सीवर वाली बहुत खतरनाक कैटेगरी होती है। वेरी सीवर वाली जो साइक्लोन होता है दोस्तों, ये जब चक्रवात, ये जब आंधी तूफान आता है तो इसमें जो विंड की स्पीड होती है पता है, 125 से लेकर 135 किलोमीटर की स्पीड होती है। तो मतलब ये चक्रवात आने वाले समय पर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन करने वाला है। तो अरेबियन सी में ये पूरा चक्रवात बन रहा है और बनकर सीधा येमेन को ये हिट करेगा, ऐसा बोला जा रहा है। अभी ये क्या है पूरा मामला, इसको फोटो को देखो। ये फोटो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा दिया गया है। यहाँ पर नज़र आएगा, ये हो गया इंडिया का मैप, आपको ये इंडिया का मैप दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे आपको केरला नज़र आएगा, ठीक है। इधर आपको यहाँ पर ये येमेन नाम का देश नज़र आएगा। ये जो है गोल गोल जो दिखाया जा रहा है दोस्तों, यही है चक्रवात, जो चक्रवात बन रहा है, जिसका नाम दिया गया है तेज। और ये चक्रवात क्या करेगा, अभी फ़िलहाल तो इस तरीके से जाएगा और हिट करेगा। और यहीं पर ना इसका एक ट्विन चक्रवात जो है इधर भी फॉर्म होता हुआ हमको नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी एक लो प्रेशर एरिया देखने को मिल रहा है। और इधर अगर यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया पूरी तरह से डेवलप होता है तो ये जाकर सीधा वेस्ट बंगाल का हिट करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये हिट करेगा, समझ गए। तो इस तरीके से चक्रवात फॉर्म होगा और चक्रवात फॉर्म होने के बाद में ये पूरी की पूरी आंधी तूफान सीधा येमन को हिट करेगी इधर से, और इधर से यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल को हिट कर सकती है। तो केरला ने अपने इधर वाले जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया, स्पेशली येलो अलर्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान बारिश हमको देखने को मिलने वाली है, इस वजह से यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। आई होप आपको यहाँ पर ये जो फोटो है ये तो दिखाई पड़ गई है एग्जैक्टली क्या क्या यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि लगभग केरला के 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कोलम से लेकर पलक्कड़ तक, सभी में यहाँ पर इस प्रकार का येलो अलर्ट जारी किया गया। दूसरी चीज़, जो मछुआरे वगैरह हैं उन सबको एडवाइस दे दी गई है कि भैया अभी के लिए मत जाना, थोड़े समय के लिए रुक जाओ, चक्रवात कभी भी हिट कर सकता है। अब आने वाले समय पर लगातार न्यूज़पेपर के अंदर में ये तेज चक्रवात के आर्टिकल्स कवर होते रहेंगे, लगातार आते रहेंगे, देखते रहना, ठीक है। तो इस वजह से मैं पहले ही आपको यहाँ पर इसके बारे में पढ़ा रहा हूँ। खैर, ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। ये आर्टिकल पता है किसी काम का नहीं है, बस खाली नाम ध्यान रख लो, बस चक्रवात का नाम क्या है, तेज साइक्लोन आ रहा है, बस इतना पता है। अब एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी चीज़ें, साइक्लोन होता क्या है, बनता कैसे है, ये साइक्लोन का नाम तेज ही क्यों पड़ा, और तेज पड़ा तो ये किसने दिया नाम, साइक्लोन का नाम देता कौन है, उसको लेकर कुछ गाइडलाइंस हैं, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं भर भर के। आओ मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ये आर्टिकल कुछ भी नहीं है, लेकिन अब जो बैकग्राउंड डेटा मिलेगा वो इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पहले तो आपको समझना होगा, ये जो साइक्लोन्स होते हैं ना, जो इंडिया में आते हैं, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। कौन से साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन से होते हैं सर, इसको समझते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ऊपर से ये लाइन जा रही है, ये मैं अगर लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये कौन सी लाइन कहलाती है, ये कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पता है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है। और ये जो नीचे वाली लाइन है ये है इक्वेटर, इक्वेटर जो कि यहाँ पर हमारे वर्ल्ड मैप में बिल्कुल बीच से गुजरता है। और इसके नीचे अब ये जो लाइन गुजर रही है दोस्तों यहाँ पर, वो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और उसके बीच में इक्वेटर। अब दोस्तों ये ध्यान रखना, ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन से होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन वो साइक्लोन होते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं। यानी कि ये पर्टिकुलर वाला जो रीजन है, इस वाले समुद्र वाले हिस्से में यहाँ पर ये सभी साइक्लोन्स हमको देखने को मिल जाते हैं। बात क्लियर हो गई। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना जो बता रहा हूँ मैं। जब इंडिया में यहाँ पर यानी कि अरेबियन सी में या इधर बे ऑफ बंगाल में, इस पर्टिकुलर रीजन में जब भी कोई साइक्लोन आता है तो उसको हम लोग नॉर्मली यहाँ पर साइक्लोन ही बोलते हैं। लेकिन जब इसी प्रकार का चक्रवात, इसी प्रकार का साइक्लोन चाइना या फिर इधर ऊपर जापान की साइड में आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टाइफून, ठीक है। क्या बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं, ध्यान रखना। और इसी प्रकार का साइक्लोन जब अमेरिका में आता है, इधर मैक्सिको की साइड में या गल्फ ऑफ मैक्सिको या ऊपर वाले रीजन में आता है, तो हम लोग इधर साइक्लोन वगैरह कोई आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हरिकेन। तो अमेरिका की साइड जब साइक्लोन आएगा तो उसको हरिकेन बोला जाएगा। और इधर साइक्लोन आएगा किधर की साइड में, चाइना जापान की साइड में, तो उसको टाइफून बोलेंगे।
इंडिया की साइड में आएगा तो इसको साइक्लोन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की साइड में नहीं, क्योंकि ये भी रीजन है, क्योंकि भैया ये भी ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आ रहा है, तो ये पर्टिकुलर रीजन जब यहाँ पे साइक्लोन आता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विली विलीज। क्या बोलते हैं, विली विली, ध्यान रखना, WILLY। तो ये बेसिकली यहाँ पर विली विली इसका नाम है। ये इतनी बेकार से इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है एक। देखो 1995 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विली विली क्या है, डायरेक्टली यहाँ पर ये सवाल पूछा था कि विली विली क्या है। ऑप्शन नंबर ए, क्या एक प्रकार का ग्रीन ग्रोन है टेम्परेट रीजन में, क्या एक प्रकार का विंड है जो डेजर्ट में ब्लो हो रहा है, या एक प्रकार का ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में हमको देखने को मिल रहा है, या एक प्रकार की मछली है जो कि लेकेडिव आइलैंड्स के पास में पाई जाती है। तो सही उत्तर क्या है भैया, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में जब ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है तो उसको विली विली बोलते हैं। देखे, तो ये यहाँ पर सवाल ऐसा था। अब दोस्तों यहाँ पे आपके दिमाग में एक और सवाल आएगा कि सर ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके बीच वाले हिस्से में ही यहाँ पर साइक्लोन क्यों आते हैं। रीज़न यहाँ पर यह है कि जब आप लोग सूर्य को देखोगे दोस्तों, तो सूर्य की खड़ी गर्मी इस रीजन में पड़ती है, इक्वेटर पर खड़ी धूप पड़ती है, ठीक है। तो अगर आप दोस्तों यहाँ पर ये देखोगे, खड़ी धूप पड़ने का मतलब यहाँ पर यह है कि देखो, मान लो यहाँ पर सन है, सन की खड़ी धूप पड़ रही है, यहाँ से सनराइज हो रहा है, सन की जो रेज है वो सीधा इक्वेटर पर पड़ती है और ऊपर तक पड़ने में थोड़ा समय लग जाता है ना। ऊपर तक पड़ने में यहाँ पर ये जो रेज है इनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। आप इस वाले फोटो से समझो, जब भैया एक पर्टिकुलर रीजन पर डायरेक्ट सन रेज पड़ेंगी तो जो सन की रेज है वो थोड़ी ज़्यादा इंटेंस होंगी। अब ज़्यादा इंटेंस होंगी तो मतलब ज़्यादा गर्मी पैदा करेंगी, ठीक है। इस वाले रीजन में इस वजह से ज़्यादा गर्मी देखने को मिल जाती है, समझ गए। और इधर यहाँ पे अगर सन की रेज इस तरीके से किनारे पड़ेगी तो यहाँ पर जो हीट है वो थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि यहाँ भाई सन तो यहाँ पर है, इसकी डायरेक्ट हीट इक्वेटर पर पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या होगा, इसकी जो इंटेंसिटी है कोने कोने में, वो इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है इस पर्टिकुलर रीजन पे, तो जो हमारा समुद्र का पानी है वो होने लगता है गर्म, ठीक है। समुद्र का पानी होने लगेगा गर्म। और आपको पता है जब समुद्र का पानी गर्म होगा तो इसमें से क्या होगा, भाप निकलेगी। भाई पानी जो है, वाटर जो है, इवेपोरेट होगा नहीं होगा, तो ओशन सरफेस में से पानी इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होने के बाद में ऊपर जाके हमारे जो ठंडी हवा है उसके साथ में मिलने के बाद में, कंडेंसेशन के बाद में जो है बादल को बनाना ये शुरू करेगा। ऊपर इस तरीके से क्लाउड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। और क्लाउड का फॉर्मेशन होने के बाद में दोस्तों यहाँ पर नीचे ना एक लो प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नीचे से यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा गर्म हवा है वो गर्म हवा सीधा यहाँ पर ऊपर उठ गई, क्योंकि कोई भी चीज़ गर्म होती है वैसी हल्की हो जाएगी और हल्की होने के बाद में सीधा ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ की हवा जब ऊपर उठ जाएगी, जब यहाँ की हवा सब ऊपर भागने लगती है दोस्तों, तो यहाँ पर नीचे लो प्रेशर बन जाता है। तो आसपास की जो ठंडी हवा होती है वो यहाँ पर, क्योंकि जगह खाली हो गई है, यहाँ पर लो प्रेशर बन गया है, यहाँ से हवा ऊपर उठ गई है, जगह खाली हो गई, तो आसपास की जो ठंडी हवा है वो भी इधर घूमकर आने की कोशिश करती है। वो भी सारी हवा यहाँ पर इधर आती है और वो सारी पास में जो हवा इसके प्रेजेंट ठंडी हवा वो भी सब इधर पहुँच जाएगी। वो भी ठंडी होकर ऊपर ऐसे उठने लगेगी, है ना। वो भी गर्म होकर ऊपर उठने लगेगी, क्योंकि यहाँ पर गर्म हो रहा है, ठीक है। तो आसपास की ठंडी हवा आ रही है, जगह को भर रही है, वो भी गर्म होकर ऊपर उठ रही है। तो इससे यहाँ पर ये प्रोसेस चलता रहता है। क्लाउड का फॉर्मेशन थोड़ा और बड़ा रहेगा, यहाँ पे हवा चलनी शुरू होगी, विंड फॉर्म होगी, और विंड फॉर्म यहाँ पर इस तरीके से आसपास की जो हवा है उसको भी कैप्चर करेगी, वो भी यहाँ पर इस तरीके से इसी प्रोसेस में ऐड हो जाएगा। ये जो हवा है ये अपने आप में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई चली जाएगी, और बीच में यहाँ पर जो हमारा प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। और कमज़ोर होते ही यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे हवा की स्पीड है वो बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगी और वो लगातार बढ़ती हुई चली जाएगी, जैसा हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो भाई, जैसे यहाँ पर ये आप देख पाओगे समुद्र का हिस्सा है, यहाँ पे लो प्रेशर बना, लो प्रेशर में यहाँ पर जो हवा है वो गर्म हवा यहाँ पर एक तरीके से ऊपर उठ गई, ठीक है। वार्म एयर ऊपर जाकर ठंडी हो गई, ठंडी होने के बाद में इस तरीके से फैलकर क्लाउड का फॉर्मेशन बनाएगी। आसपास की ठंडी हवा इस पर्टिकुलर रीजन को घेरने शुरू हो जाएगी, इसमें घूमेगी, फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और बोलते हैं ना कि साइक्लोन की आंख कौन सी होती है, साइक्लोन के बीच में जो ये बेसिकली यहाँ पर बन रही है इसको हम मेनली आई बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर यह बात क्लियर हो चुकी है। तो पानी गर्म होने का खेल है, जैसे ही पानी वार्म होगा इस प्रकार से इवेपोरेशन होगा और यहाँ पर यह पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पर दोस्तों कोरियोलिस फोर्स और बाकी सारी चीज़ें आती हैं, वो यहाँ पर अभी हम कवर नहीं कर रहे हैं, उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। मोटा मोटा आपने समझना होता है कि साइक्लोन एग्जैक्टली होता क्या है, वो मैंने आपको समझाया। अब यहीं पर एक और बात आती है, जो साइक्लोन होते हैं इनकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं दोस्तों। कैटेगरी जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे कि जो साइक्लोन तेज साइक्लोन है ये वेरी सीवर साइक्लोन है। वेरी सीवर साइक्लोन यानी कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साइक्लोन है,
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे साइक्लोन की कैटेगरीज होती हैं। एक होता है डिप्रेस्ड वाला साइक्लोन। डिप्रेस्ड वाला साइक्लोन यहाँ पर इतना खतरनाक नहीं होता है, बहुत कम स्पीड होती है उसमें। फिर होता है डीप डिप्रेशन, देन उसके बाद यहाँ पर साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है जिसमें हवा की स्पीड और बढ़ जाएगी। 62 से लेकर 87 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलने लगेगी। सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म में 88 से लेकर 117 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलती है। फिर वेरी सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म में यहाँ पर जो हवा है, जो आंधी आती है, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। 118 से लेकर 221 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। फिर सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मतलब एक बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर को क्रिएट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो विंड की स्पीड है वो 222 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा की हमको देखने को मिल जाती है। तो ये तो बात हो गई हमारे साइक्लोन की। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुका है। देखो, इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए 2014 में, 2013 में, 2022 में। ये साइक्लोन्स को लेकर ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर द रीसेंट साइक्लोन ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वॉज कॉल्ड फेलिन। हाउ वर द ट्रॉपिकल साइक्लोन नेम्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। क्वेश्चन ये था कि भैया जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होता है उनका नेम कैसे रखा जाता है, उनका नामकरण कैसे होता है। फॉर एग्जांपल अभी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन तेज चर्चा में है, इसका नामकरण कैसे हुआ, ये भी पता होना चाहिए। ये मैंने अभी आपको बताया नहीं है, बताऊंगा, डोंट वरी। फिर ऐसे ही क्वेश्चन एक और देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लार्जली कन्फाइंड टू द साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मैक्सिको। वाई, क्यों यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन इन्हीं पर्टिकुलर रीजन्स में आता है, ये आपसे पूछा गया। समझ गए, आपको पता है रीज़न, अभी आपको पढ़ाया गया है ना। फाइनली हमने अभी एक पॉइंट और कवर करना है, वो है कि कैसे जो ये साइक्लोन्स होते हैं इनके नेम को डिसाइड किया जाता है, इनका नामकरण कैसे किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो साइक्लोन्स बनते हैं ना, देखो ये ना बात है बहुत पुरानी, लगभग साल 2000 की। सन 2000 के अंदर में एक ग्रुप ऑफ नेशन, यानी कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ का एक ग्रुप बना दिया गया। उस ग्रुप को नाम दिया गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये नाम यहाँ पर इसको दिया गया। तो इस ग्रुप के अंदर में कुछ कंट्रीज़ थे, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। ये सारी कंट्रीज़ और आसपास की कंट्रीज़ हैं, है ना भाई। ये सारी कंट्रीज़ यहीं पे तो देखने को मिलती हैं, इंडियन ओशन के आसपास ही हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कंट्रीज़ हैं ना, इन सबको मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया था और इन कंट्रीज़ से बोला गया था कि भाई आप यहाँ पे अपनी साइड से कुछ नाम दोगे साइक्लोन्स को, जब भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में साइक्लोन आएंगे। लेकिन काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ ये कि इन कंट्रीज़ के साथ में कुछ कंट्रीज़ को और ऐड कर दिया गया। साल 2018 के अंदर में 5 कंट्रीज़ और ऐड हो गई। कौन कौन सी? ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और येमेन को भी ऐड कर लिया। तो यानी कि अगर कहें तो हम लोग ये जो कंट्रीज़ है जितनी भी, वो सब इस पर्टिकुलर रीजन में, येमेन, कतर, यूएई, सब ये कंट्रीज़ हो गई। इंडिया ये हो गया, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं मालदीव्स वगैरह की, तो वो नीचे इंडियन ओशन में देखने को मिल जाएगी। कुछ कंट्रीज़ यहाँ की हो गई, यानी इस पर्टिकुलर रीजन की बात की जा रही है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के आसपास के देशों की। तो इन सब का एक ग्रुप बना दिया। तो टोटल यहाँ पर 13 कंट्रीज़ का ये ग्रुप बन गया। इन 13 देशों को हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर इस ग्रुप में ऐड कर दिया। वो 13 देश कौन कौन से, फटाफट रिवाइज करते हैं। बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ये हो गए। बाकी 5 ये हो गए, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, येमेन। तो ये टोटल 13 कंट्रीज़ का ये पूरा का पूरा ग्रुप को बनाया गया। अब दोस्तों इन 13 कंट्रीज़ से बोला गया कि भैया आप अपने हिसाब से कुछ नाम यहाँ पर दोगे, साइक्लोन के नाम जो है वो हमें बता दो, उसकी एक जो लिस्ट है वो प्रिपेयर कर दो। इन 13 कंट्रीज़ ने 13 नाम जो है दिए। भाई ये नाम जो है, चलो हम ये लिस्ट दे रहे हैं, यानी कि आगे साइक्लोन जो आने वाला होगा उसके भी पहले से जो कुछ नाम वगैरह यहाँ पर तय करके दे दिए गए, एक लिस्ट फॉर्म करके दे दी गई। अब साइक्लोन आता रहता है तो उसी लिस्ट में से एक नाम उठाकर दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अभी जो ये साइक्लोन आया है तेज, आपसे पूछा जाएगा कि ये तेज साइक्लोन का नाम किसने दिया है, इसका नामकरण भारत ने किया है। आपको नाम से पता चल रहा है तेज, तेज मतलब स्पीड, ठीक है। तो ये इंडिया ने इसका नाम दिया है, इसको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों पता है साइक्लोन का नामकरण करने के लिए भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं। भाई आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। यानी कि सबसे पहली गाइडलाइन यहाँ पर यह है कि जो भी नाम होगा साइक्लोन का वो न्यूट्रल होना चाहिए। कोई पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल फिगर या किसी रिलीजियस कल्चर, किसी को मतलब किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे वो नाम, कि भाई यहाँ पे इतना डिजास्टर हुआ है इस साइक्लोन की वजह से, इतने लोग मरे हैं, इतना बुरे हालात हुए हैं, तो ये नाम यहाँ पर इसको दे दिया, ठीक है। ऐसा ना हो कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो। तो आपने क्या करना है, केवल इस नाम को बिल्कुल न्यूट्रल रखना है। दूसरा यहाँ पे दोस्तों ये बोला गया है कि जो नाम है वो ज़्यादा रूड या ज़्यादा क्रूअल नहीं होना चाहिए नेचर में, और नाम जो है वो थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट और बहुत ईजी होना चाहिए, ताकि हम उसको आराम से प्रोनाउंस कर सकें, ठीक है। और जो मैक्सिमम लेंथ होती है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपने कोई भी साइक्लोन का नाम पढ़ा होगा, फानी है ना, उसके अलावा यहाँ पर ऐसे कई सारे साइक्लोन्स आपने पढ़े हैं, अभी तेज आप पढ़ रहे हो, तो जितने भी साइक्लोन्स आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पर देखे हैं, इनके जो लेटर्स होते हैं वो 8 लेटर से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये इनके गाइडलाइंस में ही मेंशन कर रखा है, 8 लेटर से ज़्यादा इसमें नहीं हो सकते। और जब भी यहाँ पर कोई नाम देगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने ये नाम दिया, तो इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका वॉइस ओवर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी।
और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के जब भी नेम हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जब भी एक नाम किसी साइक्लोन को दे दिया जाता है तो आने वाले समय पर वो नाम कभी भी दोबारा रिपीट नहीं होता, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, हमेशा जो नाम है वो हमको न्यू ही देखने को मिल जाता है। ये बात क्लियर हो गई। चलो आगे आते हैं। उसके बाद में ये मैंने आपको कुछ बेसिक डेटा बता दिया साइक्लोन को लेकर। दो प्रकार के साइक्लोन्स होते हैं, साइक्लोन क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है वो आपको पता चल गया, नामकरण कैसे होता है वो भी समझा दिया। और यूपीएससी के यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है मेंस के वो भी लगा दिए, चाहो तो आप इसको भी अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब फाइनली आएंगे हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। आज का जब आप लोग न्यूज़पेपर का एडिटोरियल का सेक्शन ओपन करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको 3 एडिटोरियल वैसे काम के देखने को मिलते हैं। एक एडिटोरियल तो यह है, इसको मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली इजराइल में किस तरीके से जो इंटेलिजेंस फेलियर है वो देखने को मिला। दूसरा एडिटोरियल ये डिस्कस करेंगे सेम सेक्स मैरिज को लेकर। कल के वीडियो में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि आज यानी मंडे में सेम सेक्स मैरिज को लेकर एक एडिटोरियल आएगा। देखो फाइनली यहाँ पर यह आ चुका है। तो सेम सेक्स मैरिज के खिलाफ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन यहाँ पे जो ये एडवोकेट आपको देख रहे हैं, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, ये यहाँ पर सपोर्ट में है सेम सेक्स मैरिज के। तो सपोर्ट में इन्होंने आर्टिकल लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जो बातें हैं वो गलत हैं ऐसा यहाँ पे इन्होंने बताया है, वो भी हम लोग समझेंगे। बाकी एक एडिटोरियल और था दोस्तों हमारे न्यूज़पेपर में, वो था जो हिमालयाज़ के अंदर में अभी जो डिज़ास्टर हो रहा है, बाढ़ आ रही है उसके लेकर, तो वो हमने अभी परसों ही डिस्कस किया है और मैंने आपको मेंस का क्वेश्चन भी उसके ऊपर लिखवाया है। तो इस वजह से उसको वापस से कवर करने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि जब मैंने आर्टिकल पढ़ा तो ऐसा नहीं था कि उसमें आपको कुछ यूनिक चीज़ मिल सके, इस वजह से यहाँ पर उसका कवरेज मैंने नहीं किया है। फिलहाल यहाँ पर ये एडिटोरियल देखोगे तो यह थोड़ा काम का है। तो रामरतन कुमार जी ने यहाँ पर इस पूरे आर्टिकल को लिखा है, एक स्पेशल सेक्रेटरी आपको देखने को मिलेंगे, और इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया इजराइल और पैलेस्टीन के इस पूरे के पूरे विवाद के बारे में। पहले तो दोस्तों मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो राइटर हैं वो ये बोलते हैं, पहले तो देखो हमारे पास में कोई शब्द नहीं है कि जो अभी हमास जो कि बेसिकली इस पूरे गाज़ा पट्टी वाले रीजन को कंट्रोल करता है, इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे रॉकेट बरसाए हैं 7 अक्टूबर को, आपको पता है ये पूरा का पूरा जो विवाद है ये 7 अक्टूबर से शुरू हुआ। 7 अक्टूबर में हमने ये देखा कि हमास ने एक साथ हज़ारों रॉकेट बरसा दिए इसराइल पर, और इसराइल को हुआ बहुत ज़्यादा नुकसान। इसराइल के कई सारे जो नागरिक है इस पर्टिकुलर रीजन में वो मारे गए। राइटर बोलते हैं कि जो ये इतना खतरनाक अटैक किया है 7 अक्टूबर को हमास ने, ये कोई कुछ दिनों की प्लानिंग नहीं है, ये महीनों की प्लानिंग है। ये महीनों से इस तरीके से प्लान कर रहे थे, उसके बाद जाके यहाँ पे इन्होंने इस प्रकार का अटैक किया है। और जो अटैक हुआ है उसकी निंदा करने के लिए जो वर्ड्स है वो भी कम पड़ जाएं, इतना खतरनाक यहाँ पे अटैक हुआ है हमास की साइड से। ये बात राइटर ने बोली है कि जितने भी आप यहाँ पे वर्ड्स बोलो, कोई वर्ड्स स्ट्रॉन्ग ही नहीं है इसको यहाँ पर कंडेम करने के लिए, इसकी आलोचना करने के लिए। ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। फिर उसके रिटेलिएशन में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों गाज़ा पट्टी पर इजराइल ने अब बुरे हालात कर दिए हैं। इस गाज़ा पट्टी पर इतने ज़्यादा बॉम्बार्डिंग्स करी हैं, इतने ज़्यादा यहाँ पर रॉकेट बरसाए हैं कि अब यहाँ पर उनके जो हालात है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हमको देखने को मिल जाते हैं। राइटर बोलते हैं कि दोस्तों यहाँ पर ये जो अटैक है ना, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमास काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर कर चुका है अपने आप को, क्योंकि इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एजेंसी मानी जाती है, वो चूक गए, उनको पता नहीं चला, भनक भी नहीं लगी इस चीज़ की। और इतना ही नहीं, इजराइल ने इतनी सारी सिक्योरिटी यहाँ पर लगा रखी है, कैमरेज लगा रखे हैं, इतना सब वॉल वगैरह बना रखा है, और भी कई सारे बैरिकेड्स वगैरह बना रखे हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो हमास के लोग हैं वो एंटर कर गए इजराइल में, ठीक है, बॉर्डर पर। और बॉर्डर पर कई सारे लोगों को मारा भी, कई सारे लोगों को बंदी बनाकर किडनैप करके भी ले गए थे। क्योंकि यहाँ पर ये जो क्रॉस बॉर्डर इंकर्जन हुआ, यानी कि हमास के जो लोग हैं इस तरीके से बॉर्डर में कूद कर आए हैं, उनका तरीका देखो आने का। क्योंकि यहाँ पर इजराइल ने हाईटेक फेंसिंग लगा रखी है, बॉर्डर को सेपरेट कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी हर चीज़ को मात देते हुए इन्होंने रॉकेट बरसा दिए गाज़ा पट्टी से। और जो रॉकेट है वो हज़ारों की कगार में आए, और वो रॉकेट आने के साथ साथ इन्होंने बुलडोज़र से जो बैरिकेड्स है वो यहाँ पर तोड़ दिए कई सारी जगह पर। मोटरसाइकिल चलाई, पैराग्लाइडर यानी ऊपर से लोग उड़कर पैराग्लाइड करके यहाँ पर सीधा लैंड करें इसराइल के अंदर में, ठीक है। ड्रोन्स का यहाँ पर यूज़ किया गया कुछ बॉम्बार्डिंग वगैरह करने के लिए। तो ये सारा काम यहाँ पर एक आध दिन में नहीं किया गया, महीनों की प्लानिंग थी हमास की। तो उसके बाद जाके इसराइल पर उन्होंने इस प्रकार का अटैक किया। तो हमास के जो फाइटर्स है जैसे ही वो एंटर करे इसराइल के अंदर में, क्योंकि जैसे मैंने बोला इन्होंने कई सारे लोगों ने बॉर्डर में एंट्री ले ली, और एंटर करने के बाद में इन्होंने वहाँ की जो सिविलियन सेटलमेंट्स हैं आसपास के, यहाँ पे जो रह रहे लोग थे उनके ऊपर अटैक करना शुरू किया, उनको एजॉल्ट किया, किसी को यहाँ पर किडनैप करके ले गए, जैसे मैंने आपको बताया। तो कहीं ना कहीं जब ये सब कुछ देखने को मिला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वीडियोज़ यहाँ पर आई, तो समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं इसराइल का जो इंटेलिजेंस यूनिट है वो फेल हो चुका है।
इंटेलिजेंस फेलियर ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, यहीं से हम सबको एक सीख लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये अटैक एक ऐसा अटैक है जो यूएस में हुआ था 9/11 अटैक, बिल्डिंगों में से प्लेन पार हो गया था। ये एक ऐसा अटैक है जो इंडिया में हुआ था 26/11 अटैक, समझ रहे हो। तो यहाँ पर इसी प्रकार का अटैक ये 7 अक्टूबर 2023 में हुआ, जहाँ पर कहीं ना कहीं इसराइल को इस प्रकार का जो टेररिज्म है वो यहाँ पर देखने को मिला। अब राइटर बोलते हैं कि इसके पीछे के कई सारे फेलियर्स हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इंटेलिजेंस कलेक्शन है, जब आप इंटेलिजेंस एजेंसी की बात करते हो तो इसराइल पीछे नहीं है भाई, इसराइल बहुत आगे है। इसराइल की मोसाद एजेंसी का नाम है एक बहुत बड़े लेवल पर, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई कि इसराइल का कोई भी स्पाई, कोई भी जासूस गाज़ा पट्टी में नहीं है। ये गाज़ा पट्टी में अभी तक अपना एक भी जासूस नहीं छोड़ पाए हमास के बीच में। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर रही है दोस्तों, ये एक सबसे बड़ा शॉर्ट कमिंग रहा है। इतनी पॉपुलर इंटेलिजेंस एजेंसी ये यहाँ पर एक जासूस नहीं रख पाई गाज़ा पट्टी के अंदर में। फिर अगर कोई स्पाई यहाँ पे होता तो हमको पता चल जाता इस अटैक के बारे में, थोड़ी बहुत जानकारी, थोड़ी बहुत भनक तो हमें लगी जाती कि हाँ क्या तैयारी चल रही है गाज़ा पट्टी से इसराइल के ऊपर अटैक करने की। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आज के समय पर हमारा कोई भी काम नहीं किया। प्लस इसराइल के जो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर हैं, प्लस निगरानी रखने वाले सिस्टम है, सर्विलांस सिस्टम बॉर्डर पर, वो भी काम करना बंद कर गए थे, या जो काम कर रहे थे उनको ड्रोन से बॉम्ब के माध्यम से उड़ा दिया गया। तो ये जो फेलियर है, ये फेलियर की चर्चा आगे बहुत ज़्यादा होने वाली है, और हमास ने यहाँ पर इसका पूरी तरह से फ़ायदा उठाया दोस्तों, पूरी तरह से यहाँ पर इन्होंने बेनिफिट्स उठाए। तो सजेस्ट यहाँ पर यह किया गया कि जो हमास के फाइटर्स हैं दोस्तों, इनको इजराइल ख़त्म नहीं कर पाया। हमास के फाइटर यहाँ पर ना उन्होंने इतनी शातिरता से, अब की बार बहुत चालाकी से अपना कोई भी ऐसा मूवमेंट दिखाया नहीं, क्योंकि इजराइल के सेंसर्स लगे हुए हैं यहाँ पर, और वो सेंसर पूरी तरह से निगरानी रखते हैं, सर्विलांस रखते हैं। इतना सर्विलांस होने के बावजूद भी, इतनी निगरानी रखने के बावजूद भी यहाँ पर गाज़ा पट्टी में बैठे हमास ने बिना कोई मूवमेंट के, बिना कोई हिलडोल के आराम से यहाँ पर इजराइल के जितने भी यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी है उसको चकमा देते हुए इस प्रकार का अटैक किया, और यहाँ पे हमास इसमें सक्सेसफुल रहा। लेकिन ये सक्सेसफुल कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोगों को बहुत कुछ सिखा जाती है कि किस प्रकार से, या फिर आप कह सकते हो आगे इजराइल को ये आगे के लिए प्रिपेयर कर देगी। फिर राइटर बोलते हैं कि ऐसे ही यहाँ पर आज से 50 साल पहले भी हुआ था, 50 ईयर्स पहले भी ऐसे ही देखने को मिला था। जब क्या हुआ, यहाँ पे इजिप्ट और सीरिया, इधर से आप देख पाओगे नीचे से इजिप्ट हो गया और ऊपर से यहाँ पर सीरिया हो गया दोस्तों। यहाँ पे सीरिया आपको ऊपर नज़र आएगा, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। तो इजिप्ट और सीरिया ये दोनों देशों ने मिलकर यहाँ पे अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर। इस वॉर को बोलते हैं योम किपुर वॉर, ठीक है। तो यहाँ पर ये 50 साल पहले की बात है, एक अटैक हुआ इजिप्ट और सीरिया की आर्मी के माध्यम से, जब इजराइल के अंदर में एक पूरा फेस्टिवल चल रहा था, योम किपुर फेस्टिवल, ठीक है। अब पूरा आराम से यहाँ पर त्यौहार वगैरह मना रहे थे, किसी को कोई भनक नहीं थी भाई अटैक हो सकता है हमारे ऊपर में। ऐसे अब की बार भी हुआ था, इजराइल की हॉलीडे था, जब गाज़ा पट्टी ने रॉकेट दागे तो हॉलीडे चल रहा था, इजराइल में छुट्टी चल रही थी, लोग पार्टी कर रहे थे, ठीक है। तो उस समय पर अचानक से अटैक हो गया, वही बिल्कुल कंडीशंस यहाँ पर देखने को मिली। उस दिन यहाँ पर मतलब आज से 50 साल पहले जो ये वॉर हुआ था, उस समय पर भी पूरा फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा था, किसी को कुछ नहीं पता था। जो इंटेलिजेंस थी यहाँ पर उनको भी धोखा हो गया, और कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर ये पूरा का पूरा बवाल हो गया, और इस तरीके से जो पूरा जंग छिड़ गया था इजिप्ट और सीरिया के साथ में इसराइल का। और ऐसे 1973 में इसराइल की जो डिफेंस इंटेलिजेंस है, उन्होंने यहाँ पर इजिप्ट और सीरिया को यहाँ पर यह देखा कि इजिप्ट और सीरिया ने यहाँ पर अपनी जो एयर फोर्सेस वगैरह हैं वो सब, मतलब कि कह सकते हो सब कुछ यहाँ पे वो तैयारी कर चुके थे उस समय पर। लेकिन जो मोसाद के चीफ थे उस समय पर, जिनका नाम है जवी ज़मीर, ठीक है, जो कि यहाँ पर वो पर्सन थोड़े शातिर थे, उनका एक एजेंट भी था इजिप्टियन लीडरशिप के अंदर में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो एजेंट उन्होंने भेजा था, उस एजेंट ने पहले यहाँ पर वार्निंग दे दी थी इसराइल को कि यहाँ इस प्रकार का अटैक हो सकता है। तो उस समय के जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, उनको ये बातें इन्फॉर्म की गई, तो थोड़ा बहुत एक्शन ले लिया गया था। यानी इतिहास देखोगे तो पुराने वाले वॉर्स में इंटेलिजेंस एजेंसीज थोड़ी हाई अलर्ट पर थीं। पहले एजेंट भेजे गए और उन एजेंट ने पता लगाकर एक वार्निंग दे दी थी पहले से, तो इसराइल तैयार था। लेकिन आज वाला जो ये केस हमको देखने को मिल रहा है 2023 वाला, इस केस में यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो गई। आज के कॉन्टेक्स्ट में इजरायली एजेंसी थोड़ा सा फेल रह गई, पीछे छूट गई। रीज़न यहाँ पर यह भी है कि दोस्तों कि जो हमास है उसने 2007 से ही इस पूरे के पूरे गाज़ा पट्टी को कंट्रोल कर रखा है। वो 2007 से यहाँ पर इस पूरे गाज़ा पट्टी को चला रहा है, ठीक है। तो गाज़ा पट्टी में जब हमास कंट्रोल कर रहा है तो उनको सपोर्ट मिलता है कुछ कंट्रीज़ का, कतर वगैरह का यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, आप ऐसा कह सकते हो। तो बीच बीच में यानी कि कह सकते हो कि राइटर बोलते हैं भाई इनका रोज़ाना है,
हमास की साइड से छोटे मोटे अटैक्स रोजाना होते रहते हैं इसराइल के ऊपर में। इसराइल यहाँ पर उनको एकदम अपने आयरन डोम से टैकल कर देता है, लेकिन अचानक से एकदम से यहाँ पर इतना बड़ा अटैक हो जाना, इसके लिए यहाँ पर इसराइल प्रिपेयर नहीं था और इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी को भी इसके बारे में कोई ज़्यादा पता नहीं था। तो ये जो फेलियर हुआ है, इस फेलियर का सबसे बड़ा चार्ज किसके ऊपर लगता है? सबसे बड़ा चार्ज लगता है कि जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी संस्थाएं हैं, वो कमज़ोर हो गई। फॉर एग्जांपल मोसाद इंटेलिजेंस की बात की जा रही है। ऐसे कई सारी इंटेलिजेंस अलग अलग कंट्रीज़ में काम करती हैं, जासूसी करती हैं अलग अलग देशों की, जो पता लगाते हैं कि अपने देश पे खतरा ना आ सके, उसको रोकने का काम करती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये इस प्रकार की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका कमज़ोर पड़ना ही सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे मेन रीज़न है। अगर ये कमज़ोर ना पड़ते, इनको अगर पता होता इन सब चीज़ों के बारे में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये आराम से आज इतने बड़े डिज़ास्टर से बच जाते, या इतने जो लोगों की जान गई है उसको यहाँ पर कंट्रोल कर लेते। क्योंकि दोस्तों पता है प्रॉब्लम क्या है? हमास वाले जो लोग हैं, हमास के यहाँ पर ये जो लोग हैं या पैलेस्टीनियन जो इस गाज़ा पट्टी में रह रहे हैं, वो इधर इसराइल में आ जाते हैं काम वाम करने के लिए। लेकिन इसराइल का यहाँ पर कोई भी जीव पर्सन आपको उधर गाज़ा पट्टी में नहीं देखने को मिलेगा काम करता हुआ। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमको देखने को मिल जाती है। और ना ही यहाँ पर आपका कोई एजेंट है ऐसा जो गाज़ा पट्टी में हो, जो कि यहाँ पर इसराइल को सारी जानकारी दे सके। इसी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे ये जो हमास है, इससे थोड़ा हमें सतर्क रहना पड़ेगा, स्पेशली इसराइल को यहाँ पर बात की जा रही है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब भी इसराइल और पैलेस्टीन की जंग हो रही है ना, तो इधर वेस्ट बैंक से अटैक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वेस्ट बैंक पे एक प्रॉपर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है जो कि यहाँ पर इसराइल को एक दर्जा देने के लिए तैयार है। आराम से यहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे प्रॉपर सरकार जो है चीज़ों को मेंटेन कर रही है, ज़्यादा डिस्प्यूट होते नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है इस पूरे एरिया को कंट्रोल कर रहा है हमास, जिसको यहाँ पे कई सारी कंट्रीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे चुकी हैं। उसका मेन गोल यहाँ पर यह है कि इसराइल ने जो एरिया पूरा कब्जाया है, इसराइल जो बसा है पैलेस्टीनियन की जगह पर, उसको हटाना है हमें, वो उनका यहाँ पर मेन टारगेट है। तो ये यहाँ पर बोला गया। तो हमास का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसराइल को यहाँ पे हटाना। हमास का मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है कि पूरी तरह से जो ज्यूज़ हैं इनको हटाकर यहाँ पर पैलेस्टीनियंस को वापस से लेकर आना। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है आज के समय पर? देखो, आज के समय पर इस चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं है। इस वजह से यहाँ पर हमास ने ये सोचा, क्योंकि देखो दोस्तों क्या हो रहा था ना, अभी पिछले कुछ समय पर इसराइल थोड़ा स्ट्रांग बनता जा रहा था। स्ट्रॉन्ग कैसे बनता रहा था? फॉर एग्जांपल कई सारी कंट्रीज़ हैं, जॉर्डन वगैरह हैं, जॉर्डन ने इसराइल के साथ में पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया, इसराइल को एक देश का दर्जा दिया। ठीक है, इजिप्ट की साइड से यहाँ पर पीस अकॉर्ड किया गया। तो कई सारे आसपास के देश हैं जो कि इसराइल को एक देश का दर्जा देने लगे, इसराइल को एक कंट्री माना गया। ठीक है, और इसमें अरब कंट्रीज़ भी, पहले अरब कंट्रीज़ यहाँ पर इसराइल को एक देश नहीं मानती थी, लेकिन अब यहाँ पर उसको एक पर्टिकुलर कंट्री के तौर पर देखती थी। अभी सऊदी अरेबिया के साथ में हाल ही में रिलेशंस इंप्रूव हो रहे थे, हमारा आईमैक कॉरिडोर बन रहा था। उस आईमैक कॉरिडोर के ज़रिए यहाँ पे जॉर्डन से ये कॉरिडोर निकलता और निकल के इसराइल से सीधा यहाँ पर इसके हाइफा पोर्ट इसका ऊपर देखने को मिलता है। यहाँ पर ये कॉरिडोर यहाँ तक आता है, यहाँ से सीधा हम यूरोप से कनेक्टिविटी करते हैं आगे जाकर। तो इस प्रकार का कॉरिडोर बनाया जा रहा था। सऊदी अरेबिया के साथ में रिलेशंस यहाँ पे सही हो रहे थे। तो बट अगर सऊदी अरेबिया के साथ में सारी अरब कंट्रीज़ के साथ में रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे इसराइल के, तो यहाँ पे फिर कोई पैलेस्टीन की बात करेगा नहीं। तो हमास का यहाँ पर यही करना था कि भाई यहाँ पर जो रिलेशंस आज के समय पर एस्टेब्लिश्ड हैं उसको यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म करना। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर पैलेस्टीन की साइड से यानी गाज़ा पट्टी की साइड से अटैक हो गया, अब इसके बदले में इसराइल भी इनके ऊपर अटैक करेगा। इससे जो अरब नेशंस है, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया वगैरह है, वो यहाँ पर पैलेस्टीन के सपोर्ट में, तो इसराइल को इतना सपोर्ट करेंगे नहीं। लेकिन यूएई ने तो अभी इसराइल को ही सपोर्ट किया है। जब बात करते हैं सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया यहाँ पर इसराइल को इतना सपोर्ट करेगा नहीं। तो इससे पॉसिबिलिटी है कि जो रिलेशन है सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में थोड़े से आज के समय पर थम जाए। ये जो आईमैक कॉरिडोर है, हो सकता है ये अभी तो चर्चा हुई थी G20 समिट के अंदर में, लेकिन अब हो सकता है ठंडे बस्ते में चले जाए, लंबे समय तक इसके ऊपर कोई डिस्कशंस ना हो सके। ये भी एक प्रॉब्लम है, समझ गए। फिर एट द लास्ट राइटर बोलते हैं सबसे फंडामेंटल लेवल पर जो हमें चेक करना होगा वो यहाँ पर यह है कि भाई यहाँ पर ये जो वायलेंस हो रहा है, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है, लेकिन इस लड़ाइयों के अंदर में जो इनोसेंट पीपल मारे जा रहे हैं वो थोड़ा सा गलत है। जो मासूम लोग, बच्चे, महिलाएं जो मारे गए हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा गलत है। उस चीज़ को हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसके लिए राइटर ने बोला कि दोनों ही देशों को साथ में आना पड़ेगा, साथ में आके नेगोशिएट करना पड़ेगा, आपस में बैठकर बातचीत करनी पड़ेगी, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तभी जाकर यहाँ पर ये जो मैटर है वो थोड़ा सा थम सकता है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। आप लोग इस पूरे एडिटोरियल को पढ़ सकते हो, ये मैंने आपको पूरा का पूरा प्रोवाइड करवा दिया है। इस पूरे के पूरे आर्टिकल को ये मेंशन करके बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया है कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है और क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमको देखने को मिल रही हैं। ना आज का जो मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन दोस्तों इस टॉपिक से हटकर है हमारा, ठीक है। अब मेंस का क्वेश्चन अलग है। वैसे ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी ने 2018 में पूछा है।
ये क्वेश्चन हटकर है, 2018 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन क्या है ये मैं बोल देता हूँ। द हिमालयाज आर हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। जो भूस्खलन होता है, ऊपर से यहाँ पर जो लैंड वगैरह वो खिसक जाती है नीचे, तो हिमालय में सबसे ज़्यादा यहाँ पर भूस्खलन हमको देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हमको देखने को मिलती हैं। तो आपने डिस्कस करना है कॉजेज़ एंड सजेस्ट करना है कुछ मेजर्स कि किस तरीके से ये जो भूस्खलन है या लैंडस्लाइड्स हैं इसके पीछे के मेन कारण क्या है और कैसे हम इससे लड़ सकते हैं, वो आपने समझाना है। तो हिंदी में भी एक बार रीड कर देता हूँ। हिमालय में भूस्खलन की अत्यधिक संभावना है, कारणों पर चर्चा करें और शमन के उपयुक्त उपाय सुझाएं। 250 शब्दों में आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपा यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। आपको फुल फॉर्म लिखना है, मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहाँ पर ऑलरेडी 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लेकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है दोस्तों। चलिए आते हैं उसके बाद में अगले एडिटोरियल पर। नेक्स्ट एडिटोरियल यहाँ पर आनंद ग्रोवर साहब के थ्रू लिखा गया है। यहाँ पर बात की जा रही है किस चीज़ के बारे में, सेम सेक्स मैरिज के बारे में। अब पहली चीज़ तो दोस्तों, अगर आपको इस पूरे के पूरे केस के बारे में जानना है, सेम सेक्स मैरिज के केस के बारे में, तो प्लीज़ 18 अक्टूबर का वीडियो ओपन कीजिए। 18 अक्टूबर 2023 द हिंदू बाय दीपा यादव लिख देना, थंबनेल भी लगा हुआ है सेम सेक्स मैरिज का। उस आर्टिकल उस वीडियो को ओपन करो। उस वीडियो को ओपन करके फ्रंट आर्टिकल है, सबसे पहला आर्टिकल ही मैंने सेम सेक्स मैरिज वाला डिस्कस किया है। तो वहाँ से आप पूरे के पूरे इस सिनेरियो को पढ़ सकते हो। सेम सेक्स मैरिज का जो पर्टिकुलर इशू क्या है वो यहाँ पर आप कवर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं अब आपको बता रहा हूँ कि मैटर क्या है। देखो, जो राइटर है आनंद ग्रोवर साहब, इनका कहना यह है कि भैया जो सेम सेक्स मैरिज है यानी समलैंगिक विवाह, ठीक है, जो यहाँ पर सेम जेंडर हैं उनके बीच में यहाँ पर जो शादियाँ होती हैं, कई सारे जो देश हैं वो इसको कानूनी मान्यता दे चुके हैं, लेकिन इंडिया में यहाँ पर इस प्रकार से कोई भी जो एक कानूनी मान्यता है वो नहीं दी गई है, एक लीगल अप्रूवल यहाँ पर इसको नहीं है। तो राइटर बोलते हैं भैया सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली इस सेम सेक्स मैरिज के केस को देखा, और सेम सेक्स मैरिज के केस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ गया, यानी कि सेम सेक्स मैरिज को यहाँ पर कोई भी अप्रूवल नहीं दिया गया है। और अप्रूवल ना देने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर दिया, या एक बात बोल दी है। वो बात यहाँ पर यह है कि देयर इज़ नो फंडामेंटल राइट टू मैरी। आपके पास में कोई भी, देखो वैसे तो आपके पास में फंडामेंटल राइट हैं संविधान के अंदर में, आर्टिकल 12 से 35 तक ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये बोल दिया कि आपके पास में कोई भी शादी करने का फंडामेंटल राइट नहीं है। देयर इज़ नो फंडामेंटल राइट टू मैरी। ये यहाँ पर लॉयर जो हैं ये बोलते हैं कि ये बात गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है ये चीज़ थोड़ी सी गलत हो जाती है, क्योंकि कई सारे ह्यूमन राइट्स हैं जिसको यहाँ पर इंडिया फॉलो करता है। इंडिया ने इंटरनेशनल राइट्स को साइन कर रखा है, रेटिफाई कर रखा है, और आज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है देयर इज़ नो फंडामेंटल राइट टू मैरी। ये प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, ये बात यहाँ पे राइटर ने मेंशन की है। तो राइटर यहाँ पे बोलता है कि इन माय व्यू, यानी कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू में ये जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का ये गलत है। ठीक है, ये तो इस डिसीजन के खिलाफ हैं, इस वजह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो मामला है वो यहाँ पर चर्चा में आया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पूरा केस है इसको समझने के लिए राइटर ने कुछ और यहाँ पर पुराने केसेस का भी एक लिंक दिया है। भैया 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस था सेक्शन 377 को लेकर इसकी सुनवाई हुई। इतना ज़्यादा यहाँ पर कोई भी अभी एक्शन नहीं लिया गया था। फाइनली 2018 के अंदर, 2018 आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट ईयर रहा था। 2018 में यहाँ पर एक केस हुआ था नवतेज सिंह जौहर का। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर उस 18 के केस में जो सेक्शन 377 था आईपीसी का, उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं स्ट्रक डाउन कर दिया गया, क्योंकि आर्टिकल 377 जो ये हमारा सेक्शन 377 था आईपीसीसी का, इंडियन पिनल कोड का सेक्शन नंबर 377, ये 377 क्या करता था, नॉन हेट्रोसेक्सुअल कपल को पनिशमेंट देने की काम करता था। नॉन हेट्रोसेक्सुअल कौन से कपल होते हैं, यानी कि वही सेम सेक्स वाले कपल्स की बात की जा रही है। हेट्रोसेक्सुअल कपल्स कौन से होते हैं, हेट्रोसेक्सुअल यहाँ पे नॉर्मल मैन और वेमेन की बात की जा रही है। जो नॉर्मल शादियाँ होती है उसको बोलते हैं हेट्रोसेक्सुअल मैरिज, मैन और वेमेन की। सेम सेक्स वाली जो होती है वो यहाँ पे नॉन हेट्रोसेक्सुअल है। तो नॉन हेट्रोसेक्सुअल अपराध था दोस्तों। ठीक है, यानी जो सेम सेक्स मैरिज है ये क्राइम था 377 आईपीसी के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में यहाँ पर सेक्शन 377 को स्ट्रक डाउन कर दिया, यानी कि बोला कि देखो ठीक है जो भी है सेम सेक्स मैरिज है, सेम सेक्स वाले यहाँ पर आपको जो ये केसेस है वो नज़र आते हैं, लेकिन इसको अपराध नहीं घोषित करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर वो जो अपराध घोषित किया गया था सेम सेक्स मैरिज को वो ख़त्म कर दिया।
आर्टिकल 377 को स्ट्रक डाउन करके, समझ गए। उसके अलावा दोस्तों पार्लियामेंट ने कुछ एक्ट भी पास करे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, यानी जितनी भी ट्रांसजेंडर पर्सन हैं उनके जो हक हैं, उनके जो राइट्स हैं, उनकी सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर एक्ट को पार्लियामेंट ने पास किया। ये बात आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे कई सारी प्रोटेक्शंस और ऐसे कई सारे जो लॉज वगैरह, ऐसे कई सारे राइट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि कहीं ना कहीं अभी जो हमें डिसीजन देखने को मिला है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला है, एक कहीं ना कहीं भेदभाव सी चीज़ हमको नज़र आई है, ऐसा यहाँ पे राइटर का कहना है। ठीक है, अब राइटर यहाँ पर बोलते हैं, ऐसा क्यों बोला राइटर ने, आओ मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। राइटर यहाँ पर बोलते हैं कि जब आप लोग यहाँ पर देखोगे, अभी जो ये केस देखा गया है, इसमें जो मेन डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि देयर इज़ नो फंडामेंटल राइट टू मैरी, ये गलत है। क्योंकि इस डिसीजन पर जब आप आओगे तो कोर्ट ने एक तथ्य को इग्नोर कर दिया। क्या तथ्य इग्नोर कर दिया? कि भैया इंडिया ना यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का एक सिग्नेटरी है। ठीक है, तो UDHR हम लोगों ने ऑलरेडी साइन कर रखा है और ओरिजिनल सिग्नेटरी हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों, ये जो डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल जाता है, ये इंडिया ने ऑलरेडी साइन कर रखा है। और ये डॉक्यूमेंट किस चीज़ की बात करता है? आपको नाम से पता चल रहा है, ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव के अधिकार की बात करता है। और जो हमारा भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी यहाँ पर इन ह्यूमन राइट्स से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है। तो जब हम लोग यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये जो ह्यूमन राइट्स हैं वो कई सारी जगह से लिए गए हैं। और इसी ह्यूमन राइट्स को ओपन करोगे तो इसका आर्टिकल नंबर 16 को देखो ज़रा आप लोग। आर्टिकल नंबर जो 16 है UDHR 1948 का, ये यहाँ पर कह सकते हो बिना किसी लिमिटेशन, यानी कि मेन और वेमेन शादी करने की इजाज़त देता है। और जो यहाँ पर कह सकते हो कि बिना किसी भेदभाव के, यानी कि रेस, नेशनलिटी, रिलीजन, इन सब को हटा दिया जाए तो राइट टू मैरी का अधिकार यहाँ से मिलता है। तो भैया ये जो इंटरनेशनल लेवल पर राइट्स हैं, यहाँ पे ऑलरेडी एक अधिकार दिया गया, राइट टू मैरी इज़ अ ह्यूमन राइट, और इसको हमने साइन भी कर रखा है, इसको अप्रूवल भी दे रखा है। यहीं से हम लोगों ने अपना, यहीं से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्फ्लुएंस हुआ, हमने संविधान को यहीं से बनाया। और फिर इसके बदले में अब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि यहाँ पे कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। ये इनका कहना है कि भाई जब आप इंटरनेशनल लॉज को देखोगे तो वहाँ पे तो दिया गया है, और वहीं से इन्फ्लुएंस होकर आपने अपने लॉज को बनाया, और वहाँ पे तो मेंशन कर रखा है कि भैया जो राइट है, वो राइट टू मैरी जो है वो एक ह्यूमन राइट है, हमारा हक है, अधिकार है। तो बिना किसी भेदभाव के यहाँ पर जो ये अधिकार है वो सबको मिलना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहना है। फिर राइटर बोलते हैं कि कोर्ट ने यहाँ पर इस केस के अंदर में काफ़ी सारे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो दिखा दिए हैं। यहाँ पर बोल दिया है कि देखो ये जो मैरिज होती है, सेम सेक्स मैरिज, ये ना प्रॉपर मैरिज नहीं है। ये बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वेमेन के बीच में नहीं है। तो एक बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वेमेन के बीच में जब शादी होती है, लीगल शादी होती है, तभी यहाँ पर उसको हम लोग यहाँ पर एक शादी का करार देते हैं। और यहाँ पर अगर कोर्ट ये बोलता है कि अगर हमने यहाँ पर इसको शादी का करार दे भी दिया तो यहाँ पर कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, आयरनी यहाँ पर यह है कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो शादी है इसको एक अप्रूवल भी मिलता है यहाँ पर थोड़ा बहुत, जो सोसाइटी है वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। तो इस तरीके से राइटर ये बोलता है कि जितने भी केसेस हुए, इन सब केसेस को देखते हुए हमें ये पता चलता है कि सेम सेक्स मैरिज जो है, इनकी जो शादी है उसको यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, इसको अभी के लिए यहाँ पे कोई मान्यता, कोई लीगल मान्यता नहीं मिली है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। फिर यहीं पर जो राइटर है वो ये बोलते हैं कि जो ये मेरा मैसेज है मेरे LGBTQ कलीग्स को लेकर है, यानी इनके साथी को लेकर है। जितना भी इनका जो मैसेज है कि हम ऐसे लड़ते रहेंगे, कई बार गिरेंगे, लेकिन फाइनली एक अल्टीमेट विक्ट्री भी हमारे पास में आएगी ज़रूर। अभी हमें उठकर लड़ना पड़ेगा और वापस से लड़ना पड़ेगा, दोबारा यहाँ पर इस प्रकार के जो केसेस है वो हमको देखने पड़ेंगे। तो ये बात यहाँ पर राइटर यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है, हमें लड़ना है और हमें जीतना है, जैसे हम पुराने वाले केस में, नवतेज वाले केस में जीते थे, यानी कि आर्टिकल 377 को हटाया गया। आर्टिकल 377 जो कि कहीं ना कहीं सेम सेक्स मैरिज को एक अपराध मानता था, उसको हटाया गया। उसी प्रकार से आगे भी यहाँ पे हमें लड़ाई जारी रखनी है, ये यहाँ पे आनंद ग्रोवर साहब का कहना है। आई होप आपको ये जो बात है, जो पर्टिकुलर मैटर है, वो एग्जैक्टली समझ में आ चुका है कि पूरा का पूरा सिनेरियो एग्जैक्टली क्या है। तो दोस्तों ये हमारा पूरा डिस्कशन था। वैसे जो सेम सेक्स मैरिज वाला पूरा आर्टिकल है, ये तो मैंने आपको बताया कि भाई राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, लेकिन आपको बिल्कुल न्यूट्रल वे में इस आर्टिकल को पढ़ना है। तो आपने करना क्या है, आप फिलहाल जा सकते हो 18 तारीख के वीडियो में, 18 अक्टूबर 2023, द हिंदू एनालिसिस बाय दीपा यादव लिख देना, आपको मेरा वीडियो मिलेगा। प्लीज़ उस वीडियो को ओपन करिए और पहले वाले आर्टिकल को पढ़ लीजिए। ठीक है, आज के न्यूज़पेपर में कुछ ज़्यादा खास रेलिवेंट आर्टिकल्स हमारे पास में नहीं थे, बट जो भी आर्टिकल्स थे वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि सर कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं कि जो है ना
पॉलिटिक्स से रिलेटेड होते हैं वो भी डिस्कस कर दिया करो। तो यार दोस्तों वो आर्टिकल हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता है मैं न्यूज़पेपर जब डिस्कस करता हूँ तो केवल रेलिवेंट आर्टिकल्स को कवर कर रहा हूँ। अब सभी आर्टिकल्स को कवर कर लेना एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ी हो जाएगी। जहाँ जहाँ पे काम का है यूपीएससी सिलेबस, जहाँ पे हमारा लिंक हो रहा है, ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे डिस्कशन चलेगा। लेकिन जहाँ पे सिलेबस में हमारे लिए कोई चीज़ काम की है ही नहीं, तो हम उस चीज़ को कवर क्यों करें। बाकी काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेज करे हैं कि सर डाउन टू अर्थ के जो आर्टिकल्स है वो भी ऐड कर दो। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास में रिसीव हुए हैं, तो ठीक है मैं ऐड कर दूंगा, डोंट वरी। मैं बीच बीच में मतलब हमारा न्यूज़पेपर का डिस्कशन चलेगा, बीच बीच में यहाँ पे एक दो आर्टिकल्स जो अलग अलग सोर्सेज हैं उनके भी ऐड कर दिया करूँगा, तो आपको और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आप डोंट वरी, आप परेशान ना होएं। आपका सजेशन मैं देख लेता हूँ और सजेशन देखने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। यार कोशिश ये होती है कि मैं आपको एक हाई क्वालिटी का कंटेंट दे सकूं, बट जो वीडियो है ना वो थोड़ा सा लेट हो जाता है, डिले हो जाता है, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है। ठीक है, तो बट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ और कंटेंट भी ऐड कर दूंगा। तो अभी कल मैं आपको एक ऐसे इस प्रकार का डेमो दिखाऊंगा, तो आप मुझे वो कल वाला डेमो देख के बताना, ठीक है। बाकी हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन ये था 2016 का, जो GL10 हाल ही में न्यूज़ में है, ये क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ये इलेक्ट्रिक प्लेन है जिसको नासा ने टेस्ट किया है। ठीक है, नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।